दिल्ली में आपने एक प्रोटेस्ट किया था। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। उसके पीछे अलग से था आपका। बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। जो बच्चे डिजर्व करते थे वो बाहर रह गए और जो डिजर्व नहीं करते थे वो अंदर चले गए। तो हमारी उस खराब सिस्टम के खिलाफ ही लड़ाई है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, 30 लाख रुपए में मिलेगी, इसी को लीगल कर दो। बीजेपी की सरकार आने के बाद तो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिल रही है। आप इसको पार्टी से नहीं जोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। ऑफलाइन पेपर होता था, अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। एक आपका ही साथी था आदित्य राजन, उसने प्रोटेस्ट के बाद आपके ऊपर एक आरोप लगाया। खुद पैसे लेकर के सॉल्वर बने, भूल गए। बच्चों को बता दूं 2017 में कैसे 2 लोगों का पैसा लिया था। कहाँ तक सच है? तो उनके अंदर ये कसक आ गई कि भाई ये 4 टीचर ही क्यों मिल के आए डीओपीटी मिनिस्टर से, मुझे क्यों नहीं लेकर गए साथ। उस प्रोटेस्ट का समय 5 बजे तक का था जितना मैं जानता हूँ। उसके बाद भी वो प्रोटेस्ट 8 बजे तक किया गया और वो ऐसी जगह पे प्रोटेस्ट था जहाँ पे पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था और वहाँ तो अगर थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा हो जाए तो सीधे गोली चलाने के आदेश होते हैं। तो क्या ये विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं था? केवल टीचर्स इकट्ठे हुए थे डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए। 200 से ज्यादा टीचर्स। एक पुलिस वाले की स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। तो इसके पीछे क्या कहानी है? वो मैंने तो उसको हंस के ही डाला था, मुझे भी नहीं पता था कि वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। मैं अगर किसी सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो 50 करोड़ रुपए लूंगा और पर घंटे के 1,29,000 रुपए चार्ज करूंगा। हाँ तो ज्वाइन करूंगा, तभी तो मैंने कुछ ज्वाइन करा नहीं उसके बाद। हर घंटे के अगर आप इतने पैसे लोगे तो कोई स्टूडेंट आपको कैसे अफोर्ड कर पाएगा? मैं आप बता रहे हो 2017 में कि मैं यूपी में रहता था बुलंदशहर में और मेरे आंखों के सामने गोलियां चलती थी इधर से उधर। उस टाइम पे यूपी का माहौल क्या था और आज के दिन कैसा है? अरे बहुत खतरनाक था। हम रात को जब देर रात तक पढ़ते थे तो घोड़े जाते थे तो पता चलता था, घर वाले बताते थे कि अरे डाकू जा रहे हैं। अब योगी राज में यूपी कैसा है? अब बदमाश पनप पाना बहुत मुश्किल है। आपके हिसाब से पढ़ाई कितनी जरूरी है आज के दिन? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल क्या है, लोग जैसे डोली चाय वाला है वो फेमस हो गया चाय बेच के, इस तरह से आकर्षक हो जाते हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। चीज को बेंचमार्क बना ले रहे हैं कि यार वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते बहुत है लेकिन वो एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं। बच्चा क्या सोचता है 2 दिन में ये रट लूंगा, वो ज्यादा करने की कोशिश कम वक्त में कर रहा है तो वो चीजें ज्यादा देर तक दिमाग में टिकती नहीं है। आपने एक स्टेटमेंट दी थी कंगना रनौत की जरूरत नहीं है संसद में, क्या कारण लगा? मोदी जी से बिल पास करवाइए, आप कुछ करिए तो सही, तो फिर लगे कि हाँ आपने सही चीज के लिए हम सत्ता में आपको लेकर के आए। बाकी बहुत सुंदर दिखती हैं और मैं तो बड़ा मतलब अच्छी लगती है मुझे बहुत। तो लाइक करते हैं आप उनको? हाँ मतलब अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं। आज हमारे साथ है ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पे बनाई है, जो हर बच्चे हर स्टूडेंट का आइडल है, हीरो है। आज के हमारे गेस्ट हैं अभिनव शर्मा सर, जिनकी पहचान मैथ से भी है। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है, तो देर ना करते हुए करते हैं आज का खास पॉडकास्ट। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्कार। मैं पहली बार किसी बीजेपी के लीडर के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सब इंसान ही है सर, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं इम्प्रेस हूँ आपके काम से बहुत ज्यादा। इतने बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, कोई आईएएस बन रहा है, कोई ऑफिसर बन रहा है, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है सर। दिल्ली में आपने एक प्रोटेस्ट किया था, उसके पीछे का सब क्या लक्ष्य था आपका? दिल्ली में हमने अभी लोगों को, अभी सोशल मीडिया ज्यादा बढ़ गई है तो लोगों को अब पता चलता है कि हमने प्रोटेस्ट किया, वरना हमने 2017 में भी प्रोटेस्ट किया था, 2013 में भी प्रोटेस्ट किया था जब केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं भी थी। क्योंकि देखिए एक टीचर जब बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है तो वो ये सोचता है कि यार उसकी मेहनत भी तभी सफल है जब उसने उन बच्चों को पढ़ाया है वो उनके साथ न्याय हो। बट जब पता लगता है कि नहीं यार बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, जो बच्चे डिजर्व करते थे वो बाहर रह गए और जो डिजर्व नहीं करते थे वो अंदर चले गए, तो हमारी उस खराब सिस्टम के खिलाफ ही लड़ाई है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो चाहे एग्जाम सिस्टम हो। क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों को ही भर्ती नहीं करेंगे, अच्छे लोग ही अगर देश को सेवा नहीं देंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? जो लोग नौकरी में पैसा दे करके जा रहे हैं या गलत तरीके से रिमोट एक्सेस करके नकल करके आगे जा रहे हैं, वो वहां सिस्टम में जाके भी करप्शन करेंगे। तो हमारी उसी चीज के लेकर के लड़ाई थी कि आपने एक ऐसी कंपनी को एग्जाम कराने का ठेका दे दिया जिसका पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है,
तो वो कैसे फेयर एग्जाम कराएगी? वो तो यहाँ पे भी नौकरियां बेचेगी। सरकारों ने नौकरियां बेचने का सपना बेचा, कंपनी आप ऐसी ले रहे हो जो डायरेक्ट नौकरी बेच रही है। तो हमारा कहना था कि भैया ये एग्जाम सिस्टम खत्म करके आप सीधे बोल दो कि भाई ये वाली भर्ती इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, 30 लाख रुपए में मिलेगी, इसी को लीगल कर दो। तो ये था, अगर एग्जाम हो रहा है तो सही लोगों के हाथ में सही चीज जानी चाहिए। जितनी मुझे नॉलेज है, बीजेपी की सरकार आने के बाद तो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में बड़े बड़े घोटाले होते थे, जो निताई चमचागिरी करते थे या खास होते थे उनके बच्चों को नौकरी पे लगते थे। क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ, तो मेरा दादा भी मुझे ये उदाहरण देता था कि बेटा 10वीं 12वीं कर ले, उड्डा के नौकरी लगवा देंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि पहले टेस्ट रिटर्न भी नहीं होता था हरियाणा पुलिस के लिए। आप तो पहले तो अब ये आप इसको पार्टी से नहीं जोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, संस्थागत सुधार है कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं है, लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, ऑफलाइन पेपर होता था, अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जहां पे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे अब नकल के तरीके भी आपको हाईटेक चाहिए, और अगर आप थोड़ा सा भी कुछ खुलेगा तो STF एक्टिव हो जाएगी, आप पकड़े जाओगे। इतना आसान नहीं है कि अब नकल करना भी। तो हम जैसे देश आगे बढ़ा, डिजिटलाइजेशन हुआ या हो रहा है या उस प्रोसेस में है, तो एग्जाम लेने का सिस्टम भी थोड़ा सुधरा है। नकल उतनी आसान नहीं रही है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि अभी 100% फेयर है। बिल्कुल सही बात। अभी भी ये है कि बहुत सारे ऐसे तरीके लोगों ने खोज लिए हैं, नकल माफियों ने, उनको सजा नहीं मिलती अगर वो पकड़े भी जाते हैं। तो आपने नीट के एग्जाम में भी देखा कि चार्जशीट फाइल नहीं हुई CBI ने, तो उसको बेल मिल गई। तो अभी भी सख्त कानून बने हैं और सख्त बनने की जरूरत है, और फिर उनका पालन भी उतनी सख्ती से होना चाहिए, तभी शायद हम इस चीज को रोक पाएंगे। जितना मैंने पढ़ा और देखा, 2011 में भी SSC की भर्तियां रद्द हुई थी, 12 में भी, 13 में भी रद्द हुई, 13 में पूरा प्री हो गया, मेंस हो गया, और फिर रद्द हुई। क्यों? क्योंकि पेपर आउट हो गया था। तो तब भी आपने कोई प्रोटेस्ट किया? 13 में हमने प्रोटेस्ट किया था। 13 में जब प्रोटेस्ट किया, एक्चुअली प्री एग्जाम ही, आप जान रहे होगे सरकारों का हमेशा से रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी, कि जब एग्जाम लीक होता है तो ये लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। आप बोलेंगे पेपर लीक हो गया, नहीं, शिक्षा मंत्री आके कह देंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब आप बहुत फोर्स करते हो, तमाम तरीके के सबूत आप ला करके खुद देते हो, मीडिया में बात आती है, तब सरकारों के कान खुलते हैं कि हाँ भाई लीक हुआ। ऐसा ही 2013 में हुआ था कि प्री हो गया, लोग चिल्लाते रहे भाई नकल हुई है, नकल हुई है, लेकिन नहीं। पहले क्या था? ऑफलाइन एग्जाम होता था, अगर पेपर आपके पास पहुंच गया, पहले ही पहुंच गया। अब जो पेपर है वो रियल टाइम में जा सकता है, यानी 10 बजे से पेपर है तो 10 बजे आपको पता चल सकता है कि क्या पेपर में आने वाला है। बट पहले 1 दिन पहले भी आ जाता था, 2 दिन पहले भी आ जाता था। तो 2013 में भी जब मेंस हो गया, तब सरकारों को लगा कि नहीं यार कैंसिल करना पड़ेगा, और पूरा पेपर कैंसिल हुआ। 2013 2014 का एग्जाम एक साथ हुआ। मैंने तो उस टाइम एग्जाम भी देता था, मैं 13 वाला भी मैंने दिया, 14 वाला भी दिया। एक बच्चा जो 20 गज के कमरे में रह के तैयारी कर रहा है, जिसके ऊपर इतना प्रेशर है कि यार माँ बाप की भी उम्मीदें उससे लगी हुई हैं, पिताजी को बूढ़े होते हुए देख रहा है, बहन की शादी की चिंता है, माँ के इतने पुराने सपने हैं वो उसको पूरे करने हैं, उन सब के बीच में जब वो साल भर मेहनत करता है और उसको पता चलता है कि यार उसके साथ अनफेयर हो गया, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो प्री में नॉर्मलाइजेशन से मारा गया वो, या फिर वेटिंग लिस्ट नहीं थी इसलिए बाहर रह गया। तो ये सब चीजें में सुधार ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे आज भी हैं जो लास्ट अटेम्प्ट होने के कारण या उम्र निकलने के कारण बाहर हो जा रहे हैं सिस्टम से। अब आप दिल्ली में देख लीजिए, DSSB में 9 साल बाद भर्ती आई है। अब उस 9 साल में जिस बच्चे ने तैयारी जब सोचा होगा कि मैं DSSB की करता हूं, 5-6 साल तो उसके ऐसे ही निकल गए। अब वो ओवर एज हो गया। अब लड़ो इस बात के लिए कि सरकारें भैया जो है एज रिलैक्सेशन दें। जैसे यूपी में अभी कांस्टेबल की भर्ती आई, बहुत साल बाद आई, फिर इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन हुआ। आजकल आप देखते होंगे हर छोटी छोटी बात के लिए ट्विटर कैंपेन करके सरकारों को याद दिलाना पड़ता है, भाई बच्चों के हित में कोई फैसला दे दो, एज रिलैक्सेशन दे दो। एग्जाम लेकर के SSC भूल जाती है, याद दिलाओ रिजल्ट भी निकालना है। रिजल्ट निकाल देंगे, फिर कहेंगे कि इसमें से 18 सवाल गलत है। बच्चा खुद बता रहा है, हमारा जो आंदोलन था इन्हीं सब चीजों के लिए था कि बच्चा खुद बता रहा है कि 18 सवाल गलत है, तो ये कहते थे 100 रुपए दो। तो उस प्रोटेस्ट से फायदे हुए हैं। तो अब लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस होके रह गई, इनके फायदे मिलते हैं। आज वो चीज जो 100 रुपए वाली थी वो 50 पे आ गई, और 50 पे भी अब क्या हो गया है कि अगर आपने बता दिया फला सवाल गलत है, जब मैं बताने जाऊंगा तो उसमें आता है कि जी प्रवीण जी ने बता दिया ये गलत है, आप फिर भी बताना चाहते हो
तो बच्चा पीछे हट जाता है। तो यानी जो हाँ हमें ये लग रहा था कि सरकारें या आयोग गलत सवाल पूछ के पैसा कमाने का जरिया बना रहे, उस चीज को खत्म हुआ। प्रोटेस्ट के बाद जब हम जितेंद्र सिंह जी से मिले डीओपीटी मिनिस्टर से, तो उनके सामने हम इन्हें ये सब बातें रखी थी, तो उन पे काम हुआ है जो उन्होंने वादे दिए थे। एक आपका ही साथी था आदित्य राजन जी, उसने प्रोटेस्ट के बाद आपके ऊपर एक आरोप लगाया कि 2017 में आप भी सोलर थे, पेपर लीक करवाते थे। ये कहाँ तक सच है? नहीं, ये तो फिर बाद में उन्होंने खुद ही कह दिया कि ऐसा नहीं था जी। वो होता क्या है कि जब हम मिलकर आए तो उनके अंदर ये कसक आ गई कि भाई ये 4 टीचर ही क्यों मिल के आए डीओपीटी मिनिस्टर से, मुझे क्यों नहीं लेकर गए साथ। तो उन्होंने पहले इस मीटिंग को ही लॉलीपॉप नाम दे दिया कि भाई कुछ नहीं हुआ, जबकि आज आप देखेंगे सीपीओ का रिजल्ट इतने सालों से लटका हुआ था, वो भी निकला उसके बाद 1 वीक के अंदर। तो इस सरकार में या किसी भी सरकार में जब आप किन्हीं भी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, कोई पर्पज होगा, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि ये 10 चीजें, और आप किसी भी सरकार से, नॉट ओनली बीजेपी, आप सारी मांगे एक साथ नहीं मंगवा सकते हो, आपको धीरे 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 करके ही चलना पड़ेगा। हम उसी रास्ते पे थे। इनको बीच में आया कि नहीं 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 मैं प्रोटेस्ट करूंगा, इन्होंने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर लिया, हम सबने भी सपोर्ट दिया कि भाई ठीक है आप करो। वो भी क्या रहा कि उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। हम कह रहे हैं किससे मिलना है, कि नहीं जिसको मिलना होगा वो यहीं आएगा। तो इस देखिए हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रोटेस्ट करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि अगर हम कोई मांग कर रहे हैं तो उसमें से कुछ मांगे मानी जाएं, सरकार को समझ में आए। सरकार भी उन लोगों से ही सुनती है। सरकार ने हमारा ये इंटेंट देखा था कि भाई ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, कुछ खामियां हैं, तभी तो बुला के मिल लिया। नहीं तो आप बड़ा रेयर सुनेंगे कि जी प्रोटेस्ट हो रहा था और सरकार ने बुलवा के आपको सुना। और यही तरीके भी हैं सुधार के। ऐसा नहीं कि बस हम हंगामा करके गए, हंगामा हमने इतना ओवर कर दिया कि पुलिस को हम पे लाठी चलानी पड़ी, फिर हम कह रहे हैं कि जी पुलिस ने तो लाठी चला दी, हमारी मांगे नहीं मानी गई। तो मुझे ऐसा लगता है काम होना चाहिए, हंगामा भले ही कम रहे। लेकिन आजकल ऐसा प्रोटेस्ट में भी देखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं हंगामा ज्यादा रहे, काम हो ना हो, जो जनरली विपक्षी पार्टियों का रहता है। तो वो तो आरोप बड़ा गलत था, क्योंकि सीबीआई की ऑलरेडी ये सब चीजें क्लोज हो गई, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि हम विसल विलोअर थे। हमने आपके ऊपर सीबीआई या केस भी चल रहा है? ना, कोई केस नहीं था, हम किसी केस में नहीं थे, किसी रिपोर्ट में नहीं थे। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसमें हमसे पूछा गया था, हमसे सबूत मांगे गए थे, हम एज ए विटनेस थे, जिसने ये बोला कि पेपर किस तरीके से लीक हो रहा है, जिसने इस पूरे सिस्टम को खोला था, सबूत दिए थे, वो थे हम। उन्होंने आपके ऊपर एक टाइटल दिया भगोड़ा मसीहा का, वो क्यों दिया? वो तो आप देखिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद तमाम झूठ भी उनके पकड़े गए और लोगों को भी ये समझ में आ गया था कि यही आदमी झूठा है और इन्होंने ही इस तरीके के आरोप लगाए। और कम एज का होने के साथ ना कई बार आप गलत काम कर देते हैं। उनको भी इस बात का बड़ा अफसोस है कि मुझे वैसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। हमने जो वीडियो बनाया, जिसके रिएक्शन में उन्होंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो ये वीडियो था कि भाई हम प्रोटेस्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन सिर्फ इसलिए करें कि यार मुझे अपनी पीआर करनी है, और उस पीआर में आप बच्चों की जिंदगियां, उनके भविष्य को झोंक दें कि 40 बच्चों पे एफआईआर हो गई। इसके लिए हमने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने 2013 में भी किया, 17 में भी किया, कोई बच्चों पे एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि हम प्रोटेस्ट हमेशा से हमारा रहा है, इसलिए करते हैं सरकार को, आयोग को जगा सकें कि देखिए ये पीड़ित बच्चे हैं, इनकी बात सुन लीजिए। यही पर्पज होना चाहिए प्रोटेस्ट का, तभी शायद सरकार भी सुनती है। हम चेयरमैन से 3-4 बार मिल लिए, मिलने से ही तो कम्युनिकेशन होगा, तब आप अपनी बात रखेंगे, तब सामने वाला उस पर सोचेगा। आप सोचें कि भाई आप तुरंत गए, आपने कहा कि फला कंपनी एग्जाम ले रही है, तुरंत हटनी चाहिए, बच्चों का भी वैसा माइंडसेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज का सिस्टम है। वो भी कंपनी चला रहे हैं और लोग भी कंपनी चलाते होंगे। कंपनी का एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए 4 लोगों से सलाह मशवरा करनी पड़ती है। सामने वाला देश चला रहा है, आयोग चला रहा है, तो उसके भी हाथ में सब कुछ नहीं है। यहाँ एक आदमी कुछ नहीं कर रहा है, एक के ऊपर एक बैठा है, उसको उधर भी लेना है। तो हम सोचते हैं कि हाल रिजल्ट मिल जाएगा, तो नहीं होगा। धीरे धीरे चीजें ठीक हुई हैं। आप देखेंगे फेज का एग्जाम गलत हुआ, सीजीएल का थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन सीएचएसएल का बिल्कुल ठीक हुआ। थोड़ी बहुत ही कमियां थी। पहले कितने कितने सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिल हो रहे थे। मेंस एग्जाम वापस टीसीएस ने लिया, जो हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक ऐसी रेपुटेटेड कंपनी ले जिसके नकल कराने पे कम संदेह हो। उस प्रोटेस्ट का समय 5 बजे तक का था, जितना मैं जानता हूँ।
उसके बाद भी वो प्रोटेस्ट 8 बजे तक किया गया, और वो ऐसी जगह पे प्रोटेस्ट था जहाँ पे पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, और वहां तो अगर थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा हो जाए तो सीधे गोली चलाने के आदेश होते हैं। तो क्या ये विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं था? आपने दो चीजें एक्चुअली मिक्स कर दी है, मैं आपको बताता हूँ। एक जो हुआ था ना, जो टीचर्स वाला था, जो पार्लियामेंट सत्र की आप बात कर रहे हैं, वो था केवल टीचर्स इकट्ठे हुए थे डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए। 200 से ज्यादा टीचर्स? हाँ नहीं, 200 तो नहीं, 50 से 60 होंगे। होता क्या ना कि टीचर्स के साथ, मान लो टीचर्स चल के आ रहा है, 4 बच्चों ने देखा तो लोग आ गए। दूसरा क्या था कि वह मिनिस्ट्रीज में जो बच्चे काम कर रहे हैं वो भी टीचर्स के स्टूडेंट हैं, वो आ गए। तो उस तरीके से 100 लोग हो गए होंगे, ये था वो। तो उसमें तो कुछ नहीं, 31 तारीख को गए, उसके बाद डीओपीटी मिनिस्टर साहब ने 4 तारीख को मिलने बुला लिया और कहा कि आप हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम दोबारा भी आपको मिलने बुला लेंगे। बट इन लोगों ने क्या किया कि उस मीटिंग को ये कह दिया कि ये चाय की चुस्की में बिककर आ गए या लॉलीपॉप, ये वाली बात पे हो गया। तो उसके बाद फिर एक और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ जो रामलीला मैदान में था, जिसकी परमिशन 5 बजे थी। वो बात है 24 अगस्त की। तो उसमें अगर परमिशन 24 अगस्त वाले में 5 बजे तक की थी, तो ये चीज इन्होंने क्लियर नहीं की थी। और हुआ क्या था इसमें कि इन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज ही नहीं किया था। हुआ क्या कि ये बच्चा आया मेरे पास परमिशन लेके, इसका काम है कि ये सोशल वेलफेयर के लिए प्रोटेस्ट करता है, मैंने यूट्यूब चैनल पे आके दिखा दिया कि जी मैं ये परमिशन लेके आया हूं, ऐसा हुआ है। तो खुद इतनी बड़ा काम आप करने जा रहे हो और कुछ बच्चे जिनके पास परमिशन है, उनकी बातों पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कितना बड़ा प्रोटेस्ट प्लान कर लिया जिसमें परमिशन कब तक की है नहीं है, कितने लोगों की है या नहीं है। और उसके बाद भी पुलिस का कॉपरेशन ये था कि पुलिस ने कहा कि भाई 5 बजे तक की आप लोग चले जाइए, फिर भी ना जाना। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो भी करो वो कानून के दायरे में रह के हो तो बेहतर है। लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसके बाद ये कहा, आपका भी पता नहीं मानना हो, कि प्रोटेस्ट कभी परमिशन से नहीं किए जाते। तो ठीक है, हंगामा काटना है तो काट लीजिए, उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है। 10 लोगों की खिलाफ एफआईआर होगी, 4 लोग बंद हो जाएंगे, मीडिया में नाम आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसा प्रोटेस्ट करना है जिसका कुछ रिजल्ट निकले। जैसे बीपीएससी का आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा हुआ, आपने भी सुना होगा कि परमिशन लेके नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट तो नहीं निकला ना कोई। मेरा फोकस रहता है कि यार काम होना चाहिए, रिजल्ट पे फोकस होना चाहिए। अगर कोई हमें ये कह रहा है, वहां पे भी पुलिस वाले ये कह रहे थे, डीसीपी जी ये कह रहे थे कि यार आपको जिससे मिलना है मैं मिलवा देता हूँ, 5 लोग डिसाइड कर लीजिए। इसमें ये हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, मिलके हम 10 बातें बोल देंगे, भाई नहीं हुआ तो फिर दोबारा बैठ जाएंगे। तो फिर सरकार को भी रहता है कि भाई हमने सुनी नहीं इसलिए लोग दोबारा बैठे। सरकार को भी शायद ये बात खराब लगी कि यार जब हम मिल लिए आपसे 4 तारीख को, हमने ये चीजें आपने हमें बताई और हमने कहा कि हम अगली मीटिंग आपकी रेलवे चेयरमैन, क्योंकि जब हमारी मीटिंग हुई उस टाइम एसएससी चेयरमैन को भी बिठाया। आप समझिए ना कि एक डीओपीटी मिनिस्टर एसएससी चेयरमैन को बिठा लिया, आप 5 टीचर को बिठा लिया। टीचर का क्या स्टेक है, और कोई हम गवर्नमेंट टीचर नहीं है, कोई ऐसा स्टेक तो हमारा है नहीं। उनको हमारी इंटेंशन प्योर लगे तभी उन्होंने बिठाया। बता दीजिए क्या समस्या है चेयरमैन साहब, आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज थी, यानी कि एक ऐसा माध्यम हमें मिला कि भाई आगे सरकार और बच्चों के बीच में वार्तालाप का हम माध्यम बने। वो चीज हमने वो प्रोटेस्ट करके ब्रेक कर ली। उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी कि हम प्रोटेस्ट से पहले दीपेंद्र हुड्डा से मिले, संजय सिंह से मिले और एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रौनक खत्री से मिले। हाँ, ये सब चीजें कि क्या हमें तो नहीं जरूरत पड़ी, आज तक हमने 2013 में किया, 17 में किया। मतलब उनसे मिलके क्या है, उनको देश की समस्याएं दिखेंगी तो वो खुद प्रोटेस्ट ना करें। आप बताइए ना, बेरोजगारी के खिलाफ कितना विपक्ष ने प्रोटेस्ट किए हैं, या फिर महंगाई के खिलाफ कितने प्रोटेस्ट विपक्ष ने किए? नहीं किए। विपक्ष ने तो खुद अच्छा काम नहीं किया। तो विपक्ष से मैं अब ये सलाह लूं कि कैसे समस्याएं सुलझेंगी। विपक्ष तो वो है जिसके पास चैनल मिलने का है, हमारे पास तो नहीं है। हम तो प्रोटेस्ट से ही अपनी आवाज उठाते हैं। विपक्ष के पास तो इतना भी था कि सुनो, आप 5 लोग, प्रोटेस्ट की जरूरत शायद बाद में पड़े, पहले मैं ऐसा करता हूं, आप 5 लोगों को लेकर के चलता हूं डीओपीटी मिनिस्टर साहब के सामने। मुझे नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी जी किसी भी मिनिस्टर को ये बोलें कि मैं 5 बच्चों को लेकर के आ रहा हूं, ऐसे ऐसे समस्या है, ये एग्जाम लीक हुआ है, इस पे एक बार बात कर लेते। वो तो हाईजैक कर लेते उसको बिल्कुल, अगर चले जाते तो वही है। इसीलिए हमने कभी ये नहीं चाहा कि भाई कोई भी आए प्रोटेस्ट के अंदर, वो बच्चों का प्रोटेस्ट है। फिर बाद में सरकार ने भी तो ये कहा ना, डीओपीटी ने कहा कि इसमें टीचर्स का इंटरेस्ट निहित है। वो प्रोटेस्ट फिर गया गलत डायरेक्शन में। ये बहुत मुश्किल है आज के दौर में कि आप अपने प्रोटेस्ट को बाहरी लोगों से हाईजैक ना होने दें। मैक्सिमम प्रोटेस्ट आप देखेंगे हाईजैक हो जाते हैं, जहां पे सरकार के पास एक मैसेज जाता है कि ये इसके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। हमने अभी तक जितने किए उसमें ये मैसेज नहीं जाने दिया कि ये किसी के भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, वरना शायद चीजें नहीं होती।
2017 में भी सीबीआई जांच नहीं होती, सीबीआई जांच की मांग हमने ही की थी ना, बहुत एफर्ट लगाया था, बहुत दिनों तक बच्चे बैठे रहे थे, तब भी सरकार नहीं मान रही थी कि गलत हुआ है पेपर। और 2013 में भी पेपर इसीलिए हुआ था क्योंकि प्योर इंटेंशन से प्रोटेस्ट होते थे। आज के प्रोटेस्ट में क्या होता है, यही होता है, अगर आप नहीं भी अलाउ करोगे तो भी 2-4 लोग किसी भी पार्टी के आके आपके प्रोटेस्ट में हंगामा काट देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पुलिस का लाठीचार्ज होगा, तो विपक्ष को दिखाने के लिए मिल गया, देखिए लाठीचार्ज की पुलिस ने। क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने ये 3 प्रोटेस्ट तो किए, देखे और भी बहुत है। ऐसा नहीं होता है कि आप शांति से बैठे हुए हैं और पुलिस आई और लाठीचार्ज कर देगी। जब उसको लगता है कि यार अब सिचुएशन सर के ऊपर से निकल रही है, तभी वो लाठीचार्ज करते हैं। जब वहां हंगामा होने लगता है, जब वहां उलूल जुलूल नारेबाजी होने लगती है जिसका कोई लेना देना आपके मुद्दों से नहीं है, जब आप मुद्दे से भटकने लगते हो, पुलिस को भी इतनी समझ होती है। और जो पुलिस देख रही होती है प्रोटेस्ट को, उसमें हर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, डीसीपी, एसीपी, उनको पता है कि इसमें कितनी शिद्दत है। जब वो देखती है अच्छा यहाँ पे तो नेतागिरी हो रही है, कोई पर्पज नहीं है प्रोटेस्ट का, सिर्फ नाम चाहिए। एक पुलिस वाले की स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी, उन्होंने आपको बोला था कि मर्द होते तो वर्दी पहने रखते, तो इसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, कुछ नहीं था। वो हुआ क्या था कि हमने कहा उनको कि आप परेशान मत होइए, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं, अंदर से लेटर आएगा, 4-5 लोग मिलने जाएंगे, आप डरिए मत। लेकिन ये है ना कि जैसे आपने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है और उसके पीछे की कहानी थी, वैसे हम उस गेट पे नहीं थे जो संसद का सत्र चल रहा था, उसके अपोजिट वाले गेट पे थे। बट फिर भी पुलिस का कोई भी जो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग, उनके ऊपर तो एक प्रेशर रहता है कि भाई भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो उस भीड़ इकट्ठी होने पे इस तरीके से कोई भी शब्द निकल जाना, मतलब मैं ये नहीं मानता हूं कि सामने वाले ने जानबूझ के निकाला होगा, उस तरीके से निकल जाता है। तो मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए। तो बोला कि ये वर्दी पहनते तो पता चलता। तब मैंने ये कहा कि मैंने भी वर्दी पहनी थी, हम भी डिपार्टमेंट में थे, गवर्नमेंट में थे, लेकिन हमने उतार दी 2017 में, ताकि और बच्चों को भी पहनानी थी और बच्चों को भी उस मुकाम तक पहुंचाना था। तो उन्होंने कहा कि आप मर्द होते तो नहीं उतारते। तो वो मैंने तो उसको हंस के ही टाला था, मुझे भी नहीं पता था कि वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि मैं तो उस वक्त ये समझ गया था कि हाँ ऐसा गर्मजोशी में हो सकता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस तो यही कहता है कि अगर सामने वाला कुछ गलत कह रहा है, आप भी उतना ही रिएक्ट कर देंगे तो बात बिगड़ेगी। तो हमने तो उसको हंस के ही ट्रीट किया था। बट बाकी के लोग बिखर गए थे, पता नहीं क्यों इतनी बड़ी बात हो गई थी। नहीं, वो कुछ लोगों को यूं लगा होगा ना कि जॉब छोड़ने पीछे क्या कारण रहा होगा। हाँ, लोग सोचते हैं कि शायद मर्द वाली बात कैसे बोल दी। ऐसे नहीं, हमारे टाइम पे मूछें काटना बड़ा गलत होता था कि मूछें नहीं काटते थे, हैं तो ये कहा मूछें काट दी तो मर्द नहीं है। तो फिर हम कहते थे कि यार मर्दानगी के लिए क्या मूछों का सबूत देना हो। तो वैसा वर्दी वाला कुछ था नहीं। बट वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो गया था उनका। अगले दिन भी उनसे मुलाकात हुई थी। वो एक प्रेशर में हो जाती हैं छोटी छोटी चीजें। जी, आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो भी छात्र एग्जाम के लिए जाते हैं 600 रुपए उनसे वसूलते हैं बैग रखने के। हाँ, नहीं 600 नहीं, कहीं 100 रुपए ले रहे थे, कहीं 150 रुपए ले रहे थे। वो भी चीजें बंद हुई। हुआ क्या था ना, मैं आपको बताता हूँ। जो कंपनी आई थी ना, उसने सेंटर्स ही ऐसे ले लिए थे और पैसे लेके सेंटर अलॉट किए थे। तब हमने कहा था कि एक सेंटर्स का भी एफिलिएशन बोर्ड बनना चाहिए, जैसे सीबीएसई का है। स्कूल को पता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसको सीबीएसई कंट्रोल कर रही है। वैसे ही सेंटर्स का ऐसा हो गया था, वो अपनी मनमानी कर रहे थे। बट अभी वापस जितने भी एग्जाम हुए हैं तो उसमें अच्छे सेंटर, वेल बिहेव्ड और अच्छे सेंटर्स बच्चों को मिले हैं, जहां पे इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। बट ये गलत था कि एक बच्चा आप इतनी दूर सेंटर डाल रहे हो, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर, वो बिना बस्ते के तो जाएगा नहीं। अब आप कह रहे हो कि तुम बस्ता जमा करने के पैसे दो। एक आपकी मैंने वीडियो देखी थी जिसमें आप कह रहे थे कि मैं अगर किसी सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो 50 करोड़ रुपए लूंगा और पर घंटे के 1,29,000 रुपए चार्ज करूंगा। हाँ, तो ज्वाइन करूंगा तभी तो मैंने कुछ ज्वाइन करा नहीं उसके बाद। हर घंटे के अगर आप इतने पैसे लोगे तो कोई स्टूडेंट आपको कैसे अफोर्ड कर पाएगा? नहीं, वो स्टूडेंट से नहीं था, वो कोचिंग कंपनी से था, जो 35,000 करोड़ 50,000 करोड़, वो भी तो बच्चों से वसूल लेंगे ना। नहीं, वो इन्वेस्टर्स वाला पैसा था। अब ऐसा नहीं कह सकते आपकी बायजूज ने सारा पैसा बच्चों से वसूला। इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा आया, बायजूज, अनअकैडमी और भी ऐसी बहुत कंपनियां जिनके पास इन्वेस्टर का पैसा था। अब फाउंडर्स बैठ के अगर इन्वेस्टर्स का पैसा चाट रहे हैं इस तरीके से, तो और जिन टीचर्स को दिखा के वो पैसा लेके आ रहे हैं इन्वेस्टर से, तो उन टीचर्स की भी तो डिमांड रहनी चाहिए ना। मैं पढ़ाने के मामले में आपको बता दूं कि अगर पर डे, मैं आपको अपना मोबाइल लेके आया हूं, दिखाता हूं, जिसमें पर डे 4 से 5 लिस्ट जाती है उन बच्चों की जिनको फ्री एनरोल करते हैं। मैंने जितने बच्चे
फीस वाले नहीं पढ़ाए होंगे जितने फ्री पढ़ा दिए। अगर आपके घर में भी कोई तैयारी कर रहा है तो वो ये मेरा साला खुद पढ़ता आपसे, ये तो मैं आप तो वो बता देगा मेरे बारे में कि कोई भी बच्चा जिसने मुझे कह दिया कि सर मेरे पास फीस नहीं है, तो मैं कोई इंक्वायरी नहीं करता हूँ कि है या नहीं, वो फ्री पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो हमने बच्चों के लिए बहुत किया है, हमेशा से करते हैं। आप जो कर रहे हो, अगर फ्री भी किसी को पढ़ा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने फीस किसी से चार्ज की है या सिर्फ वैसे ही बोला था? नहीं, मैंने नहीं कि मैं उस टाइम क्या है ना कि ऑफर करते थे लोग बहुत। उस टाइम एडटेक का ये हाल था कि एक कोचिंग में आप हो तो दूसरी कोचिंग वाले कहेंगे यार आ जाओ, आप नहीं आ रहे हो यार 20 करोड़ देंगे, 30 करोड़ देंगे, 50 करोड़ देंगे, ऐसे लोग बहुत ऑफर करते थे। वो एक ऐसा दौर था एडटेक का। आपकी एक वीडियो मैंने और देखी थी जिसमें आप बता रहे हो 2017 में कि मैं यूपी में रहता था बुलंदशहर में, और मेरी आंखों के सामने गोलियां चलती थी इधर से उधर, आपकी आंखों के आगे चल 2017 में, हाँ, लेकिन जो मैंने गोलियां चलने वाली बात की वो तो मैं कर रहा हूँ 95, 96, 97, 98 की बात आपने कर रहा वीडियो हूँ। 2017 की है वो। अच्छा, हाँ, मैंने बोला होगा उस वीडियो में, बिल्कुल, तो मैंने सही बोला एकदम। तो उस टाइम पे यूपी का माहौल क्या था और आज के दिन कैसा है? अरे बहुत खतरनाक था। हम रात को जब देर रात तक पढ़ते थे तो घोड़े जाते थे तो पता चलता था, घर वाले बताते थे कि अरे डाकू जा रहे हैं, तो वो वाला खौफ हमने देखा है। बुलंदशहर वैसे भी क्राइम में बहुत सालों तक नंबर 1 रहा है, और हम बुलंदशहर से हैं तो वहाँ पे ये चीजें बड़ी आम थी कि हमारे गांव के ही बड़े फेमस बदमाश रहे हैं। मेघा हमारे गांव के इतने फेमस बदमाश थे। डीपी गौर साहब को जो गोली चली वो भी, उसमें भी हमारा गांव इन्वॉल्व था। आप देखेंगे बहुत साल केस चला, बड़ा फेमस केस है, गूगल पे भी आ जाएगा। तो हमने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा है। डर का माहौल तो देखा है, उस डर के माहौल में पढ़ाई भी की है, और एक ही टारगेट था, शायद इसलिए भी इतना पढ़ गए कि घर वालों ने बचपन से एक बात दिमाग में डाल रखी थी कि गांव छोड़ना है, गांव से निकलना है, गांव ठीक नहीं है, गांव ठीक नहीं है। बट आज हमारे गांव में फिर वो बदमाश उनके बच्चों ने थोड़ा थोड़ा किया, बट फिर उसके बाद खत्म हो गई। अब तो नहीं है उतना कि कोई मैं कहूँ कि बहुत कोई अच्छा बदमाश हमारे गांव में नहीं। आपने ये भी बोला था कि सीएम तक उससे डरते हैं बदमाश से, और पैसे ना होते हुए भी गन का लाइसेंस मुझे बनवाना पड़ा, आपने बनवाया होगा? हाँ, हमारा तो ये था कि बस जैसे ही आपकी उम्र होगी, आपकी उम्र हुई तो आपको लाइसेंस बनवाना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि ये सब आप समझ रहे हैं कि जहाँ जिस डर में आप रह रहे हो वहाँ डिटरेंस बड़ा जरूरी है कि लोगों को ये पता होगा अच्छा यार इस पे भी लाइसेंस है तो इससे भी पंगे नहीं लेने हैं। बट आप देखो, मैं बात जो कर रहा हूँ ये 89, 90 की कर रहा हूँ। हमारा तो जन्म हुआ था, और जिस बदमाश की मैं बात कर रहा हूँ मेघा की, वो स्टेन गन वाले लोग उसके साथ रहा करते थे उस दौर में। तो यूपी के तो कितनी सारी ये बनी हैं, सीरीज बनी है यूपी के बदमाशों पे, तो अलग लेवल के बदमाश थे। आप देखो ना, अभी एक मैं डीजीपी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो अलग अलग लोगों की बता रहे थे, इतने लोगों का नाम ले रहे थे। तो यूपी इस चीज में बहुत आगे था, अभी तो बहुत कंट्रोल हो गया। मतलब योगी, बहुत क्या, अब योगी राज में यूपी कैसा है? हाँ, डरते हैं लोग तो अब तो बहुत। अब बदमाश पनप पाना बहुत मुश्किल है, और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते उसमें कि सारा खेल योगी राज का ही है। डर है योगी जी का, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। योगी ने अच्छा काम किया यूपी में। आप एक ही चीज को लेकर के पैरामीटर भी नहीं बना सकते कि सारा काम अच्छा हुआ है। स्कूलों में या एजुकेशन में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, हेल्थ में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट से मेरा मतलब होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार नोएडा में 4 हॉस्पिटल थे 10 और खुल गए, लेकिन जहां जरूरी थे वहां कितने अस्पताल खुले हैं, गांव की क्या हालत है आज भी। तो उन सब चीजों को देख करके अभी बहुत सुधार की जरूरत है। धीरे धीरे सब काम हो जाएंगे। जान है तो जान है, ये कहावत है। पहले जान पे ही बनती थी, अब जो सीएम ही डरता था, आज सीएम से सारे गुंडे डरते आती का जैसे बदमाशों को। हाँ, उन्होंने ठिकाने पे तो लगाया है। मतलब कुछ चीजें तो ऐसी की है उन्होंने आउट ऑफ द लॉ जा करके, जिससे लोगों के दिमाग में डर बैठ गया है। तो कई बार ये लगता भी है कि आउट ऑफ द लॉ जाकर के ये करना सही था या नहीं था, बट हमारी न्याय व्यवस्था में जितना समय लग जा रहा था सजा देने में कि लोगों के अंदर वो डर पैदा ही नहीं हो पा रहा था, तो वो डर तो पैदा हो गया है कि हो सकता है सजा आपको इंस्टेंट मिल जाए। सेफ इंसान आज के दिन उधर कह सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ गाँव की नहीं, आप किसी से पूछिएगा 2012 में क्या ग्रेटर नोएडा की हालत बहुत अच्छी थी। मुझे अभी भी याद है, जीपीएस नहीं होता था। हम 2012 में भी ग्रेटर नोएडा में थे, जीपीएस नहीं होता था। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इधर से उधर रास्ता भूल गए, और उस टाइम इतनी बसावट नहीं थी ग्रेटर नोएडा में, तो आपको ये लगता था कि शायद बच पाऊंगा या नहीं। तो ग्रेटर नोएडा की भी हालत 2012 में बहुत इनसिक्योर थी। तो आज तो वो चीजें नहीं है। नहीं, सबसे पहले क्या जिंदगी जरूरी है, घर परिवार सेफ जरूरी, क्योंकि अगर हमारा परिवार ही सेफ नहीं होगा तो हम क्या ही कुछ पढ़ेंगे, क्या कुछ करेंगे। आज ये सब आप सोचिए, हमने उस दौर में हर रोज इस टेंशन में जिए कि आज पिताजी लेट आ रहे हैं,
दिमाग में 100 बातें आती थी, आएंगे नहीं आएंगे, पैदल चल के आना है उनको 3-4 किलोमीटर, ट्रांसपोर्ट नहीं है जहाँ पे बस उतारेगी। तो हर दिन ये नेगेटिव थॉट से गुजरते थे, यार पिताजी आ पाएंगे सेफली, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों की हत्या या इतने सारे लोगों के नाम हमने सुने हैं। मैं तो आपका जज्बा समझता हूँ, आप ऐसे माहौल से निकल के और आज इतनी ऊंचाइयों पे हो, आप खुद भी एस ऑफिसर लगे और आपके स्टूडेंट भी पता नहीं कितने लग गए होंगे, ऐसे माहौल से निकल के आज इतनी चीजें सेट की है तो बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से देखते हुए आज यूपी के हालात हैं तो बहुत अच्छा काम हुआ है। आप देख लो बांग्लादेश में क्या हालत है, लोगों के पास घर थी, गाड़ियां थी, पैसे वाले थे, कुछ नहीं आज उनके पास। आज बांग्लादेश का हिंदू ये नहीं सोच रहा है कि मैं कितना टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरी बिजली फ्री है या नहीं है, मेरी आमदनी कितनी है, किस नौकरी पे मैं लगूंगा, भ्रष्टाचार है या नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है कि मैं जिंदा कैसे रहूं। तो सबसे पहले अपना माहौल ठीक होना जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। सबसे पहला एक मास्लो थ्योरी है जब आप पवेड पढ़ते हो, जिसमें सबसे पहला यही होता है कि जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो क्या क्या हैं। तो ये आपने बड़ी सही बात कही कि जान सुरक्षित है, और सरकारों को एक चीज़ पे और ध्यान देना होगा कि जो धीमी मौत हो रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, हवा को कैसे शुद्ध किया जाए, पानी को कैसे ठीक किया जाए। और देशों से सीखना पड़ेगा, सिंगापुर ने अपनी नदियों को कैसे पवित्र किया, हम कैसे कर सकते हैं। हमारे राज्य में जिस तरीके से गाय घूम रही हैं, कभी ट्रक से टकरा के मर जा रही हैं, जहाँ पे हम गाय को माता मानते हैं, इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। तो अभी बहुत सारे सुधार बाकी भी हैं। बिल्कुल सही बात है, गाय माता के लिए काम होना बहुत जरूरी है और अभी भी गाय माता घूम रही है। इसके लिए मैं खुद भी कई बार बोलता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि इस पे उन्होंने सोचना चाहिए और काम भी जरूर करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जिन देशों में गाय माता नहीं है वहाँ पे उसको ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, भले ही वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है आप कहेंगे, बट वहाँ की गाँवों को आप देखिए तो बड़े अच्छा जीवन वो बिता रही हैं। और जिस देश में हम गाय को माता मान रहे हैं उनको अच्छा जीवन देना, जिन देशों में नदियों को पवित्र नहीं माना जाता है या माँ नहीं माना जाता है, जैसे हम गंगा को माँ मानते हैं, तो उनकी नदियाँ ज़्यादा हमसे पवित्र हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं, बस उस डायरेक्शन में ठीक तरीके से काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नदी को साफ करने के बजाय एक अलग से नदी क्रिएट कर दें, जैसे दिल्ली सरकार ने किया कि अलग से एक नदी बना दी कि देखो हमने यमुना को साफ कर दिया। तो हमें एक गंदगी को ढकने वाले कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें रियल होके काम करने पड़ेंगे। देखो पता है, अगर ईमानदारी आ जाए ना सरकारों में, वो क्लियर कहते हैं देखो हमने यमुना को साफ करने में 5 साल दिए हैं और आप देख सकते हो कि जी ये चेंज आया है, तो जनता कोई अंधी नहीं है, वो समझ जाएगी। आप सामने रख दो कि जी 5 सालों में हमने ये काम किया। लेकिन आज की सरकारें पता नहीं कैसे हो गई कि एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा फोकस है, कि दिखाएंगे ज्यादा। आप मत दिखाइए, बस 5 साल में ही आप लास्ट में एडवर्टाइजमेंट करके बताना कि हमने ये चीजें ठीक कर दी हैं, आपको ठीक लगे तो साहब वोट दीजिएगा। तो दिखाने से ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल काम करने की जरूरत है जी। आपने पोल्यूशन पे बात की, जितना मेरे को नॉलेज है 2016 में पोल्यूशन 999 से ऊपर चला गया था, एक बार जो हाईएस्ट होता है। और अभी जब से बीजेपी की सरकार आई है 2025 में शायद 461 के करीब गया था। तो धीरे धीरे हो रही चीजें, क्योंकि लोग भी नहीं मान रहे। गाड़ियां जिसको एक की जरूरत हो 4-4 5-5 रख रहे। तो वही तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि हमने बात की कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक कर देते हो, उतना लग्जरियस बना देते हो कि लोगों को उसमें चलने पे गर्व हो रहा है। अब बाकी के विकसित देशों में देखेंगे कि वहां आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने में गर्व होता है कि यार अच्छा लग रहा है, आप सेल्फियां खींच के डाल रहे हो। ये नहीं कि आप भीड़ में चल रहे हो, आपका मोबाइल कौन निकाल ले गया पता नहीं है। हमारे यहाँ आज मेट्रो में भी चोरी हो जा रही है। तो ये सब चीजें अगर होंगी तो लोग निकलेंगे बाहर। ऐसा नहीं कि लोग फिर भी 2-2 4-4 गाड़ियां लेंगे। लोगों को लगेगा कि यार गाड़ी से जा रहा हूँ, जाम में फंस जा रहा हूँ, इससे अच्छा है कि मेट्रो, या फिर मेट्रो से भी अच्छी हमने और ट्रेनें ला दी, और लग्जरियस ट्रेनें लगा दी दिल्ली में। तो ये सरकार को ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि, और सिर्फ इंडस्ट्री से ही कुछ नहीं होगा कि इंडस्ट्री से ही सबसे ज्यादा प्रदूषण है, हमें सारे फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। सरकार और जनता को मिलकर काम करना पड़ेगा। और जनता जब आपको वोट दे रही है, आपकी है जनता, तो आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे जनता का सहयोग लेकर के किस तरीके से देश को, राज्य को, देश की राजधानी को आगे लेकर के जाएं। आपके हिसाब से पढ़ाई कितनी जरूरी है आज के दिन? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल क्या है, लोग जैसे डोली चाय वाला है, वो फेमस हो गया चाय बेच के, इस तरह से आकर्षक हो जाते हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। वही लोग ना इस चीज को बेंचमार्क बना ले रहे हैं कि यार वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे लाखों में किसी एक चाय वाले ने ऐसा कर लिया, और वो भी पता नहीं कि ये कब तक चलेगा।
हर बंदा चाय नहीं बेच सकता है कि हर बंदा अब चाय बेचेगा क्योंकि चाय वाला फेमस हो गया। पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। वो ये बताती है कि तुम्हें जीवन में करना क्या है। जो आज तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं डॉली चाय वाले को अपना आइडल मान के आगे बढ़ता हूं, जिस दिन तुम पढ़ाई कर लोगे तो तुम्हें एग्जैक्ट खुद पता चलेगा कि उसे आइडल मानना है या नहीं मानना है। गलत सही में फर्क दिखाती है पढ़ाई, सही चुनना सिखाती है पढ़ाई। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है और पढ़ाई को प्रमोट होना चाहिए। देश की सरकारों को भी पढ़ाई को प्रमोट करना चाहिए, जैसे पहले किया कि भाई शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे ना, इसी चीज से आप साउथ में चले जाइए, वहाँ लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो वहाँ लोगों में ज्यादा सिविक सेंस है। हर चीज पढ़ाई आपको सिखाती है, हर चीज का फर्क पढ़ाई आपको बताती है, कब क्या करना है। जो ये पेपर लीक होने की प्रथा चल रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मानते हो? देखिए, जब जैसे नौकरी में अगर पेपर लीक की बात करें तो ये हो गया कि नौकरी को ऐसे दिखा दिया गया कि बिना अभी एक बार नौकरी मैं के। आपकी बात काटूं, अभी एक पिछले साल ही आई थी कि 10th क्लास का पेपर ही लीक हो गया, पहले ही 2-3 दिन पहले लोगों के पास पहुंच गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे समझिए, बच्चा लीक के लिए क्यों तैयार हुआ। आप सोचिए, कोचिंगें दिखाती हैं, आप यूट्यूब खोलिए। आज जो हम कह रहे हैं कि यूट्यूब एजुकेशन देश के भविष्य को बना रहा है, वो लोग 10th क्लास के बच्चे को ऐसे लिख के दिखाते हैं, पेपर लीक, पूरा फंसा देंगे। तो इस तरीके की चीजें जब बच्चे के सामने आती हैं, बच्चा सोचता है साल भर नहीं पढ़ा, अच्छा ये एक क्लास में पूरा सिखा देंगे। तो हमारी सरकारों को इस चीज पे कंट्रोलिंग करनी चाहिए कि अगर आप 10th क्लास के बच्चे को ये बोलोगे कि पूरा फंसा देंगे, तो उसका दिमाग तो कभी खुलेगा नहीं, कभी नहीं खुलेगा। तो वैसे ही क्या है, स्कूल वाले ये कॉन्ट्रैक्ट पेरेंट्स से कर लिया, उनको लगता है कि यार हमारा बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा, चलो पेपर लीक से ज्यादा अच्छा कर लेगा। ऐसा बच्चा जिसको आपने 20 सवाल ही दे दिए करने को या 30 सवाल दे दिए, वो आगे क्या कर पाएगा लाइफ में? कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसका तो दिमाग ही नहीं खुलेगा। तो 10th क्लास का पेपर लीक होना या 12th का, ये यदा कदाई होता है, बहुत रेयर है कि ऐसा हो पाना। सीबीएसई इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट है और भारत सरकार भी इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है कि उस लेवल पे एग्जाम किसी भी स्थिति में लीक नहीं हो सकते। नौकरी वाले में इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि नौकरी को इतनी हाइप बना दी गई है कि भाई सरकारी नौकरी के बिना शादी नहीं, कुछ नहीं, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अगर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, मान लेते हैं एजुकेशन में हमने उस लेवल का इनोवेशन और स्किल डाल दिया है कि आप ग्रेजुएशन करते ही आपकी 60,000 की प्राइवेट नौकरी लग गई, तो आप शायद सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागोगे। यहाँ क्या है कि प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, उतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसलिए सरकारी नौकरी क्रिएट नहीं हो रही। सरकारी नौकरी कैसे होती है? एक जगह इंडस्ट्री लगी, 1000 से 2000 लोग वहां काम करने आएंगे। अब उस कंपनी से पीएफ वसूलने के लिए, जीएसटी वसूलने के लिए, इनकम टैक्स वसूलने के लिए 10, 20, 50 आदमी तो चाहिए, तो सरकार को भर्ती करने पड़ेंगे। और वहां 1000 लोग ठीक तरीके से काम करें, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वहां पे एक छोटी पुलिस चौकी भी बनानी पड़ेगी, तो पुलिस वालों की भी भर्ती करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट में जब अपॉर्चुनिटी आएंगे तो सरकारी में अपने आप अपॉर्चुनिटी आएंगी। अब वो नहीं आ रही है, नौकरी दुर्लभ हो गई है, दुर्लभ हो गई है, आदमी सोचता है मिलेगी नहीं, तो चलो पैसे से खरीदना चालू करता है। जब कोई चीज की संभावना ये हो कि मिलेगी नहीं, तो उसको आदमी ब्लैक में लेना चालू कर देता है। तो वो ये नौकरी का ब्लैक में लेना ही पेपर लीक को जन्म दे रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते बहुत हैं, लेकिन वो एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं या अगले दिन भी भूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करना? देखो, आजकल ना शॉर्ट रिजल्ट चाह रहा है हर कोई। जिम जा रहा है तो उसको चाहिए 2 महीने में बॉडी बन जाए। अब 2 महीने में वो बॉडी तो बन जाती है स्टेरॉइड खा के और ये सब करके, उसके बाद वो बॉडी चलती नहीं है, आपके बॉडी पार्ट्स भी खराब कर देती है। और जैसे आप जिम छोड़ते हो, वो चीजें छोड़ते हो, तो तुरंत फिर से आप बबल बनता है, फूट जाता है। सेम एजुकेशन में भी है कि बच्चा कोचिंग्स पे डिपेंड हो गया, वो कहती हैं लास्ट 1 महीने में सब करा देंगे, तो बच्चा पहले से पढ़ना नहीं चालू कर रहा। बच्चा क्या सोचता है, 2 दिन में ये रट लूंगा, वो ज्यादा करने की कोशिश कम वक्त में कर रहा है, तो वो चीजें ज्यादा देर तक दिमाग में टिकती नहीं है। अगर 10th 1 साल के लिए बनाई है, तो आप 1 साल अपना सिलेबस डिवाइड करके शुरू से बराबर लगातार पढ़ना जारी रखेंगे, बीच बीच में रिवीजन करेंगे, तो ये दिक्कत नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सोशल मीडिया इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। हमारे टाइम पे हमें पीछे की कोई कहानी पता नहीं चलती थी, बस एक मूवी देखने गए, मूवी में हीरो आया, हीरोइन आई, देखा। आज क्या है, उसके पीछे की 100 कहानियां हैं। मलाइका अरोड़ा भले ही फिल्म में नहीं आ रही, लेकिन उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी अरबाज खान से अलग हुई, अब अर्जुन कपूर के साथ है, अब अर्जुन कपूर के साथ भी नहीं है। ये इतनी सारी खबरें हम दिमाग में लेके चल रहे हैं। आज आप एक छोटे बच्चे से पूछोगे 10th 12th वाले से, उसे सब पता होता है क्या चल रहा है।
तो वो मोबाइल का इतना सारा डेटा इतनी कम उम्र में सब कुछ लोड करके चलेगा तो पढ़ाई कहाँ टिकेगी। तो मोबाइल से सबसे पहले तो दूर रहने की जरूरत है। आज तो बच्चा माँ के पेट से निकलने के बाद मोबाइल मांग रहा है। पहले ही पकड़ा देते कि खेलता रहेगा। वही माँ बाप को भी क्या है कि फ्रस्ट्रेशन होती है, बच्चा पालना उतना आसान नहीं है, तो वो मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। बट इससे आप अपने बच्चे को एक गलत दिशा दे रहे हैं जो नहीं देनी है। पहले तो क्या होता था कि कंबाइंड फैमिली होती थी, अब आजकल लोगों को क्या है कि कंबाइंड फैमिली नहीं है, अलग अलग रहना है, माँ बाप के साथ नहीं रहना, तो बच्चा पालना और डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो फिर वो मोबाइल ही एक रास्ता बचता है। तो मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा पेरेंट्स को। बच्चों को सिंगल रह के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए जैसे यूपीएससी वगैरह के करते, या रिलेशनशिप में रह के? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। जितना आप जब तक बच सकते हैं तब तक बचिए। ये सब चीजें शुरुआत में बहुत अच्छी लगती हैं, उसके बाद इतना बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करेंगे कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों के साथ जिंदगी में आगे जाना सच में बहुत मुश्किल है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो गिल्ट में मत रहिए, बट अगर नहीं है तो जाने की कोशिश मत करिए। पहले आप लाइफ में कुछ करिए, उसके बाद जाएंगे भी, जिंदगी के एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो नीचे जाने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर तैयारी के दौरान जाएंगे तो पूरे चांसेस हैं कि आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाएं, क्योंकि ये चीजें कैरियर में बाधा हैं, आपको लाइफ में पीछे लेकर जाती है। पढ़ाई में रूटीन का होना कितना जरूरी है? बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जीतना एक आदत है। आप जब ये सोचते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, 10th-12th की मार्कशीट क्या कोई मायने नहीं रखती, ये बड़ी गलत सोच है। जो बच्चा, गांव में कहावत है ना कि पहना तो पत्थर में भी पहना, जो अच्छा है वो 8वीं में भी अच्छा करेगा, जो अच्छा है वो 10वीं में भी करेगा, 12वीं में भी करेगा, आईएएस के एग्जाम में बैठेगा वहां भी करेगा। वैसे डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफ में तैयारी के दौरान लाते हो तो वो लाइफ टाइम रहेगा। कंसिस्टेंसी की, हर रोज काम करने की आदत, ये सब चीजें अगर आप अभी से आदत डालोगे तो आप सीख पाओगे। लोग सोचते हैं कि नहीं बाद में ले आएंगे, बाद में सहनशीलता आ जाएगी, बाद में धैर्य आ जाएगा, अभी ऐसे ही चलने देते हैं, कोई रूटीन नहीं है, फिर बीमारियां घेरने लगती हैं, शरीर थकने लगता है, एनर्जी नहीं रहती है। तो ये सब चीजों पे रूटीन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपका जितना अच्छा रूटीन होगा उतने ज्यादा आप एनर्जेटिक रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुश रहेंगे, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे। आज के दौर में मेंटल हेल्थ मतलब बहुत जरूरी है, जो शायद स्कूलों में भी नहीं सिखाई जा रही है। दिल्ली में आई थी ये चीज कि हम बच्चों को योगा मेडिटेशन सिखाएंगे, अभी है या नहीं पता नहीं, बट ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को मेडिटेशन और योगा सीखना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ योग जरूर करना चाहिए। दिमाग जितना अच्छा काम करेगा, जितना शांत रहेगा, जैसे बॉडी बनाने के लिए जिम जाना जरूरी है, वैसे दिमाग बनाने के लिए मेडिटेशन योगा जरूरी है। आपका एक साइड हर कोई जानता है, पढ़ाई वाला, मैथ्स वाला, बच्चों को इतना कामयाब करने वाला, लेकिन एक साइड किसी को नहीं पता है। आप स्पिरिचुअल कितने हो, भगवान को कितना मानते हो, तो मेरी ऑडियंस को आप ये भी बताएं। मैं तो बहुत मानता हूँ और मैंने बड़ी पूजा पाठें की हैं लाइफ में, बहुत मतलब। और मेरा ऐसा था कि मैं अगर देर रात तक पढ़ रहा हूँ और सुबह 11 बजे भी जग रहा हूँ, जगने के बाद पढ़ रहा हूँ, तो मैं जब तक नहीं खाऊंगा, जब तक नहाऊंगा नहीं, मंदिर जाके भगवान को नहला के तब ही मैं खाता था। और खाता था 1 लोटा भर के चाय और रस, उस टाइम पे जब हम गांव में रहते थे। तो मैंने बहुत पूजा पाठ किए और अभी मैं पूजा ये समझता हूँ कि लोगों की भलाई करना, लोगों को साथ अच्छा करना। लाइक मैं किसी होटल में जाता हूँ, मैं उनके गार्ड से भी पूछता हूँ आपका बच्चा कोई तैयारी कर रहा है, मेरा नंबर लिख लीजिए, किसी भी हेल्प की जरूरत हो। मैं ऐसा भी करता हूँ कि जो चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लाइक मैं नीट की कोचिंग नहीं कराता, बट अगर कोई मुझे गार्ड जब ये कहे जी बच्चा 12th में नीट की कोचिंग करना चाहता है, तो मैं बाकी कोचिंग्स को भी फ्री बच्चे भेजता हूँ कि आपको फ्री पढ़ाने पड़ेंगे। और उन कोचिंग्स का भी धन्यवाद है कि वो इस चीज़ में सपोर्ट करती हैं जब हम कहते हैं। तो अभी मैं इसी सब चीज़ों को पूजा मानता हूँ। लोगों को भलाई करना, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाना, यही मेरा काम है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोचिंग वाले बड़ी बड़ी फीस लेके लोगों बच्चों को ठग रहे हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे होते नहीं है देने को, उसके माँ बाप जमीन बेच के पैसा फिर भी वो लगाते उनको ये हैं। सपना दिखा रहे हैं कि यू कैन क्रैक नीट, यू कैन क्रैक आईआईटी, यू कैन क्रैक यूपीएससी। तो वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये हमारे टाइम पे नहीं होता था। 2007-8 में जब आप कोचिंग जाते थे तो पहले टेस्ट होता था, आप वो टेस्ट पास करोगे तो ही आप आईआईटी की तैयारी कर सकते हो। बट आज के दौर में ऐसा हो गया है, आप टेस्ट पास कर रहे हैं नहीं कर रहे, ऑनलाइन ले लीजिए कोर्स। एक नाटक अलग आ गया, सस्ती फीस। उनको पता है कि सस्ती फीस रखेंगे और ऊपर से बोल देंगे सस्ती फीस 48 घंटे के लिए है। इम्पल्सिव बाइंग करानी है, बच्चे के दिमाग में एक फियर क्रिएट कर दिया, यार अब तो फीस बढ़ जाएगी, तो वो 48 घंटे में डिसीजन नहीं ले पा रहा। और कुछ लोग तो कहते थे 3 घंटे तक फीस 4000 है। उनको पता है कि इस 4000 में लाख बच्चे भी आ जाएंगे, तो अभी वो वाला गेम चल रहा है, पैसा वो उतना ही कमा रहे हैं। तो ये जो सस्ती फीस का नाटक है वो यही है।
वरना आप बताइए ना कि ये क्यों कहते हैं कि लिमिटेड सीटें, ऑनलाइन में तो कोई लिमिटेड सीट जैसा कुछ नहीं है। ये क्यों कहते हैं कि अभी 3 घंटे तक की फीस 4000 है। अच्छा, ये क्यों कहते हैं कि होली आई है तो होली बिगेस्ट ऑफर, क्या जरूरत है? यानी बच्चा होली से पहले तैयारी ना करे। ये खुद बच्चे को वेट कराते हैं कि अब दिवाली पे ऑफर लाएंगे और तब ऐसा करेंगे। आप या हम ही कई बार ऑफर में गलत शर्ट खरीद लेते हैं। यार ऑफर था यार, पसंद नहीं आया, 2 ही लेनी थी, लेकिन उसने कहा 3 पे 40% है तो ले लिया। तो एजुकेशन और प्रोडक्ट दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एजुकेशन एक जरूरी अंग है। या तो उस बच्चे को जरूरत नहीं थी होली से पहले, लेकिन आप होली पे ले आए तो उसको जरूरत महसूस हो गई। तो आप बेसिकली आईएएस, आईआईटी, नीट क्रैक करने का सपना बेच रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो ये गलत हो रहा है। सरकारों को कोचिंग्स पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये लोग यही चीज करके फिर रैंक्स खरीद के दिखाते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, फिर बाकी के बच्चों को इमोशनल अरेस्ट कर लेते हैं और किसी को भी नहीं पता चलता। छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि कोचिंग हमारे फायदे के लिए है, अपने फायदे के लिए। इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन कोचिंग आज बहुत बच्चों का दिमाग वॉश कर रही है। बहुत गलत हो रहा है, पूरी तरीके से कॉमर्शलाइज हो चुकी है। कोर्स बेचने तक भी ठीक था, आजकल ये बस्ता, बैग, बाल्टी, पीनट बटर सब कुछ बेच रहे हैं। बच्चा आ गया है इनके पास तो ये उसको सब कुछ सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम मोनेटाइज किया जा सकता है। भारत में अभी एआई आया हो या ना आया हो, इतना जरूर आ गया है कि एआई से बच्चे से कितने पैसे निकलवाए जा सकते हैं। ऐसे ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो ये बताती हैं एक बच्चे का मोबाइल कौन सा यूज कर रहा है। अगर वो महंगा कर रहा है तो उसको महंगे कोर्स पिच किए जाते हैं, सस्ता कर रहा है तो सस्ते कोर्स पिच किए जाते हैं। ये तक आ गए हैं कि जो आपके मोबाइल का मैसेजेज पढ़ सकती हैं ऐप, तो वो ये पढ़ लेती हैं अभी इसके अकाउंट में 4000 रुपए हैं तो आपको 4000 का कोर्स बेच देंगे। सोचिए, ये कोचिंग कंपनियां कर रही हैं। तो बहुत गलत हो रहा है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ। भाई, मैं बहुत अलग टाइप की कोचिंग पढ़ाता हूँ। मैं जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ाता। मैंने मैक्सिमम सब कुछ यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दिया है। आपको मेरे किसी बैच में भी कभी आने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ यूट्यूब से सीख सकते हैं। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, कोई गरीब घर से है, माँ बाप जमीन बेच के कोचिंग सेंटर के पैसे देते हैं और फिर उससे वो क्रैक हो नहीं पाता है और फिर वो बेचारे डरते कि माँ बाप को क्या चेहरा दिखाएंगे और आत्महत्या कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता इसमें बहुत बड़ा हाथ है ऐसे कोचिंग सेंटर होगा? बिल्कुल है। ये क्या करेंगे कि एक बच्चे की रैंक 1 खरीद ली, अब उस रैंक 1 को ऐसे दिखाएंगे, देखिए कि ये मोबाइल बेचता था। अब उस बच्चे पे प्रेशर आता है, यार ये मोबाइल बेचने वाला बंदा कर गया, मैं नहीं कर पाया। कोई कोचिंग ये नहीं सिखाती। आप कभी किसी कोचिंग को ये कह के फोन कर लीजिए मेरी रैंक आई है, तो 100 कॉल बैक आ जाएंगे। एक बच्चा ये कह के फोन कर ले कि मेरा नहीं हुआ है, मैं बहुत परेशान हूं, तो आपको कोई बैक कॉल नहीं आएगा, कॉल कट कर दिया जाएगा। इनफैक्ट इनके यहाँ जाओ तो चाय नहीं मिलती उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं है। ये कभी नहीं बताते कि आपको हार को कैसे बर्दाश्त करना है। एक कोर्स इस चीज का भी चला दो कि हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई आपने 1 लाख बच्चे पढ़ाए थे, 10 बच्चों का हुआ है तो 99,990 का क्या होगा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोचिंग्स का भी आता है। फिर कोचिंग का देख करके पेरेंट्स भी बना लेते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बच्चों को बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया से उतना इन्फ्लुएंस मत हुई। जो ये दिखाया जा रहा है इसका सच कुछ और है। और हमने तो कितनी बार दिखाया, हमने यहाँ तक दिखा दिया लोगों को कि देखिए टॉपर्स के अकाउंट में किस तरीके से पैसा जाता है, फिर वो उस कोचिंग का गुणगान करता है, सच कुछ और होता है। आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, माँ बाप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो कहता है मैंने 6 महीने की तैयारी में निकाला है, भले ही उसने 3 साल लगाए हों। तो ये सब चीजें हैं। बहुत कुछ ना कहते हैं ना कि मतलब पूंजीवाद बहुत बढ़ गया है देश में। सब कुछ पैसे से है कि मतलब कैसे पैसा बनाया जा सकता है, कैसे पैसा बनाया जा सकता है। हर एक चीज, सरकारों से लेकर के, आयोग से लेकर के, कोचिंग से लेकर के, स्कूल से लेकर के, हर कुछ बच्चे को भी यही सिखाया जा रहा है कि पैसा ही सब कुछ है और तुम नीट डॉक्टर नहीं बनोगे, जेई नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं है, तुम पैसा कैसे कमाओगे, यही सब बताया जा रहा है। सिर्फ एक पैसा ओरिएंटेड समाज बन गया। आपके पास 2 पैसे हैं तो लोग आपको इज्जत से बात करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अच्छे इंसान की पहचान का मतलब ही रह गया आपके पास कितना पैसा है, आपके पास पद कौन सा है। सही बात है। आज के दिन इंसानी गरिमा पैसे से और पद से ही है। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से बिल्कुल। आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि कंगना रनौत की जरूरत नहीं है इसमें संसद में कोई भी, तो क्या कारण लगा आपको ऐसा? क्योंकि एक नारी है, उसका भी अधिकार है, इस देश की नागरिक है। तो नहीं, मुझे देखिए अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा करा नहीं। आप संसद में आकर के अच्छा बोलिए, आप कुछ ऐसे मुद्दे उठाइए, आप मंडी के ही कुछ ऐसे मुद्दे उठाइए या हिमाचल के लिए कुछ आप अच्छा काम करिए
और मोदी जी से बिल पास करवाइए, आप कुछ करिए तो सही, तो फिर लगे कि हाँ आपने सही चीज के लिए हम सत्ता में आपको लेकर के आए। उन्होंने बहुत, जैसे ही वो सांसद बनी थी उसके बाद ही मंडी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा एक उठाया था, वहाँ के रोडों के लिए भी और जो पर्यटन स्थल है उसके लिए भी, मतलब काफी चीजें उठाई थी संसद में, बड़ा वायरल हुआ था, उसकी वाहवाही भी बहुत हुई थी, आपने देखी हो? हाँ मैंने देखी थी, बट मुझे ऐसा तो कुछ बहुत दम उसमें नहीं लगा था। ऐसा तो कहीं नहीं लगा था कि हाँ ये कह रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, और मैंने तो देखा भी नहीं आप जिस वीडियो की बात करें, बट मैंने जितने उनके वीडियो देखे हैं जिसमें वो कहती हैं कि गृह मंत्री जी को पत्थर मार रहे थे विपक्ष के लोग, मैंने ऐसे वीडियो जो उनके ज़्यादा देखे हैं जिसमें वो उलूल जुलूल बयान देती हैं। जैसे एक बार हमने ये ट्विटर कैंपेन किया था, 70 मिलियन ट्वीट हुए थे जब रेलवे वाला मुद्दा था, तो उस पर पता है उन्होंने क्या बोला था? उस पर उन्होंने बोला था कि ये बंदर हैं जो लोग ये कर रहे हैं। किसानों पे भी उन्होंने बड़ा गलत बोला था जब किसान आंदोलन कर रहे थे। हर इंसान में कुछ कमी और कुछ अच्छाइयाँ हाँ होती कुछ हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि वो जिस फील्ड से है उससे एक बार बाहर आने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा समय लगेगा, या जिस मानसिकता से उन्होंने अभी तक लाइफ जी है उससे भी बाहर आने में टाइम लगेगा। और कई बार उनको देख के पता नहीं, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वो शायद किसी ट्रॉमा का शिकार है, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस हिसाब से वो फ्रस्ट्रेट रहती हैं। बाकी बहुत सुंदर दिखती हैं और मैं तो बड़ा मतलब अच्छी लगती है मुझे बहुत। तो लाइक करते हैं आप उनको? हाँ मतलब अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं बहुत। जैसे वो राजनीति में आई है, बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स दूसरी पार्टियों में पहले भी आ चुके हैं, जैसे सुनील दत्त, उसके बारे में कोई बात नहीं करता उसने। नहीं नहीं, हम तो हेमा मालिनी जी के बारे में भी बात करते हैं, हम तो मैथिली ठाकुर जी के बारे में भी बात करते हैं। हम कहते हैं आप आ रहे हो तो आप अपना प्रोफेशन छोड़ के आओ। हम तो अब आप देखिए ना, योगी जी ने बयान दिया रवि किशन जी को लेकर के कि अरे रवि किशन का क्या है, ये तो कहीं भी नाच गा के 15-20 लाख रुपए कमा लेगा। हाँ तो बात नहीं बात तो वो नाच गाना कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं। आईफा भी वो जा रहे हैं, कपिल शर्मा शो भी वो जा रहे हैं, हर एक चीज वो कर रहे हैं, मूवी में भी जरूरत पड़ रही है। देखिए आपको तो लोगों ने देश की जनता के लिए चुना था, आप भी मानते हैं कि 5 साल का कार्यकाल आज के जो हालात किसी भी क्षेत्र के हैं बड़ा कम है उसको सुधार लाने के लिए। उसमें भी आप अगर आधी चीजें अपने ही काम में फंसे रहोगे तो कैसे होगा? जब एक आईएएस ऑफिसर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता प्रॉफिट वाला, तो एक नेता कैसे कर सकता है? तो कुछ सुधार इधर भी होने चाहिए राजनीति में, कि अगर आप राजनीति में आए 5 साल के लिए आए तो आप 5 साल तक डेडिकेटेडली आपको यही काम करना है। सही बात है, सहमत हूं मैं। हाँ कुछ ऐसे इंडेक्स बना दीजिए जिले के कि भाई ये आपको सुधार करके देने ही है। कुछ तो अब सुधार करना पड़ेगा देश को अगर आगे लेके जाना है तो, कि भाई इनको बुलंदशहर का काम मिला है, बुलंदशहर अभी बुलंदशहर की स्थिति क्या है, और 1 साल बाद आपको पूछा जाएगा स्थिति क्या है, 2 साल बाद पूछा जाएगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद पूछा जाएगा आपने कहां से शुरू किया था और कहां तक आप इसको लेके गए। आपने जिन 3 बॉलीवुड एक्टर्स के नाम लिए तीनों बीजेपी से हैं, आप जो बीजेपी से बाहर से उनका किसी का नाम नहीं लिया। सुनील दत्त जी हैं, उनके घर में AK-47 मिली थी, उसकी बात कोई नहीं करता है। नहीं अब बात बहुत पुरानी भी हो गई। जब सुनील दत्त जी आए होंगे, मैं कितने साल का रहा हूँ आप मुझे बताइए। के लिए उसको भी तो बोल हाँ, ले सकते हैं। राज बब्बर जी हैं, हाँ राज बब्बर जी, जया बच्चन जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये अदर पार्टी, इनका नाम कहीं भी कोई भी नहीं लेता, आप भी नहीं। नहीं मैं तो एकदम ले रहा हूँ। वैसे जया बच्चन जी कुछ मुद्दे वगैरह उठाती भी हैं, बट जया बच्चन जी तो मुझे पर्सनली उतना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका जो एटीट्यूड रहता है, अमिताभ बच्चन साहब से ज्यादा उनके अंदर एक अलग टाइप का एटीट्यूड है, और ऐसे लगता है हमेशा वो बहुत गुस्से में रहती हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट रहती हैं। बट आपने एकदम सही बात कही। अगर और भी लोग हैं, नहीं मैंने अभी थोड़े दिन पहले खेसारी जी के लिए भी बोला था कि खेसारी जी अगर अपने कैरियर में इतना अच्छा कर रहे हैं तो राजनीति में आए तो अपना कैरियर छोड़ के आए, तब तो बात भी है भाई। सही बात है, दोनों चीजें एक साथ क्यों? कि इसका मतलब पता है क्या, मेरी प्रॉब्लम क्या है या मेरी शिकायत क्या है, कि आप अपने फेम का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो आपको एक फेम मिला, जिस चीज के लिए फेम मिला जनता से, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा कि कोचिंग इंडस्ट्री में हो रहा है कि भाई ये साहब गणित अच्छा पढ़ाते थे, गणित अच्छा पढ़ाने के लिए इनको 20 लाख लोगों ने फॉलो किया, अब ये इनको खाने पीने की चीजें भी बेच रहे हैं जो अच्छी नहीं है, अपने ब्रांड के तले या अपने नाम के तले कुछ खराब भी कर रहे हैं, वो भी चल जाएगा। तो वो चीज गलत है कि जनता ने आपको जिस चीज के लिए चुना था या जिस चीज के लिए पसंद किया था, आप उससे अलग हटके अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं राजनीति में आ जा रहा हूं। मतलब एक फैशन सा हो गया है। तो राजनीति कोई फैशन नहीं है। अब आप हैं, आप खुद कह रहे कि भाई आप इतने साल आपने एक पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम किया, दूसरे में अब आपका राजनीतिक अनुभव इतना हो गया कि जिस दिन भी आप विधायक बनेंगे तो आपको पता है कि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो उसके बाद जो नेता बनता है उसको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
मैं तो उस घर से आता हूँ जहाँ बिल्कुल मैंने गरीबी भी देखी, आज भगवान की दया से हर चीज भी है। तो मैं तो जमीन से जुड़ के राजनीति करके आगे उठाऊं। अब आगे देखो भगवान क्या करवाता, कभी मौका मिला तो क्षेत्र के लिए वो चीजें करके दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं की है। आप अंबानी के बारे में भी बोलते हो, तो उसमें आपको क्या कमियां दिखती है? अंबानी के बारे में तो बहुत सारी कमियां, अंबानी नहीं सिर्फ अडानी के बारे में भी, कि इन लोगों ने भी देश के लिए सच में कुछ ऐसे प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी या एआई किसी भी चीज पे इन्होंने भी नहीं काम किया। ये भी किसानों से सस्ती सरसों खरीदी, बोतल में तेल पैक किया, महंगा करके बेच दिया, इस तरीके का ही धंधा किया। ये बेसिकली लाला वाला काम इन्होंने किया। अडानी हो चाहे अंबानी हो, सरकार से 1 रुपए में जमीन ले ली, बैक एंड से पार्टी फंड में पैसा दे दिया, ये काम अडानी अंबानी ने किया। आप देखिए ना 2020 में एलन मस्क कहां था और आज वो इनसे कितना आगे निकल गया कि ये उसकी एक दिन की कमाई की बराबरी नहीं कर पा रही इनकी नेटवर्थ। तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया देश के लिए जिस पे गर्व महसूस किया जा सके। कुछ भी प्रोडक्ट बेस्ड नहीं लेके आ पाए ये, जिस पे चाइना भी निर्भर कर रहा है या बाकी के देशों को भी हमारी जरूरत पड़ रही है उस चीज के लिए। वो काम अडानी अंबानी ने नहीं किया। टैक्स बहुत ज्यादा देते हैं अडानी जी ने, अभी 74,905 करोड़ का टैक्स दिया इसी साल। हाँ नहीं, अब वो तो अब कोई भी आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जो धंधा किया या जो लाला वाला धंधा किया, जो सरकार की नीतियों और सरकार के सपोर्ट से जो धंधा किया और शिक्षा के लिए भी दे दिया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं यार अंबानी जी इज डूइंग गुड। ऐसा नहीं है, इन्होंने कुछ ऐसा देश के लिए नहीं किया जो इनको करना चाहिए था। इनके पास पैसा था और आज भी ये कर सकते हैं चाहें तो। अब अडानी साहब ने सरकार के सपोर्ट से तमाम पोर्ट्स पे कब्जा ले लिया, सस्ते में कब्जा ले लिया, अपना धंधा बनाया, सरकार को टैक्स दे दिया, तो कोई बहुत महान काम नहीं है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि जितने भी सरकार भारत देश के बड़े बड़े उद्यमी रहे, वो सब वो रहे जिन्होंने सरकार की नीतियां, सरकार के सपोर्ट से अपने आप को आगे उठाया, और जैसी सरकार बदल गई तो नीचे आ गए। वो वाला हाल रहा मैक्सिमम का। अब शिक्षा पे बात करें तो शिक्षा के लिए भी अभी भी उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए का दान किया है। आपको पता नहीं, पता है या नहीं? हाँ नहीं, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके अंदर सारी कमियां हैं। मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा कर सकते थे और भी बहुत। अंबानी का भी वनतारा बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें जो पशु हैं, हाथी है, शेर है, चीता है, उनका इलाज किया जा रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो वन्य जीवों के बारे में सोच रही है। और जैसे कोविड आया था तब भी 500 करोड़ रुपए का दान दिया था उन्होंने, तो हेल्प करते रहते। और मुंबई में भी एक हॉस्पिटल खोल रखा है जितना मैं जानता हूँ, जहाँ फ्री इलाज कराते हैं। हाँ बढ़िया करे, लेकिन अंबानी से इतनी कम की उम्मीद नहीं है कि हाँ अंबानी जिस लेवल पे है तो उनसे इतने कम की उम्मीद नहीं है। बहुत कुछ वो कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया, जिसपे भारत पे और भी देश डिपेंड होते। वो चीज नहीं की कि भारत को आगे ले जाने में कोई उनका बहुत बड़ा हाथ है, वो चीज नहीं दिखती मुझे। कुछ लोगों को जैसे रोजगार देते हैं, 4 लाख से ज्यादा लोग उनके पास काम कर रहे हैं, तो कहीं सही भी है। और आपकी बात भी सही है, वो इससे ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। जी बस वही डिजर्व करते थे, उनसे उम्मीद उससे कहीं ज्यादा थी। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आप जिसको लाइक करते हैं उसका नाम बताना। नितिन गडकरी या प्रियंका गांधी? मैं प्रियंका गांधी जी का तो मैंने बहुत ज्यादा काम देखा नहीं है, तो मैं नितिन गडकरी जी के साथ जाऊंगा। नितिन गडकरी या मायावती? नितिन गडकरी या मायावती? देखिए, जिस परिप्रेक्ष्य में देश की सेवा की और आगे लेके जाना अपने आप को, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब मायावती जी के सामने नितिन गडकरी जी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब मायावती नो डाउट। मायावती या ममता बनर्जी? ममता बनर्जी और मायावती, अब देखिए अगर मैं सफलता के दृष्टिकोण से देखूं तो मैं ममता बनर्जी के साथ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मायावती जी उतने लंबे समय तक राज्य की सेवा नहीं कर पाई जितनी ममता बनर्जी कर रही हैं, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा सफल है। तो ममता बनर्जी। ममता या लालू यादव? ममता जी या लालू यादव? ममता जी ऑब्वियस। ममता जी या नीतीश कुमार? ममता जी। ममता जी या योगी आदित्यनाथ? ममता जी या योगी आदित्यनाथ? तो भी ममता जी। ममता जी या सोनिया गांधी? ममता जी ऑब्वियस। ममता जी या राहुल गांधी? ममता जी या राहुल गांधी? मैं से किसी एक के साथ जाना चाहूंगा तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो ममता जी से ज्यादा राहुल गांधी जी के अंदर पॉजिटिव है। तो राहुल गांधी जी के साथ जाऊं। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? अब आपको परिप्रेक्ष्य बताना पड़ेगा। एज ए पीएम, एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी, आप किस सेंस में? आप कहें कि
कौन ज्यादा फिट और स्मार्ट दिखता है, तो ऑब्वियस राहुल गांधी। अब आप कहें एज ए प्राइम मिनिस्टर, किसको पसंद करते हो? एज ए नेता में मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ ही जाना चाहूंगा। नेता वाली, भारत के हिसाब से नेता वाली जितनी क्वालिटी है वो उनके अंदर है। लास्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल क्यों? अरविंद केजरीवाल और मोदी जी में देखिए, चालाकी के मामले में तो दोनों सेम है। दोनों को पता है कि कैसे गणित बिठानी है, पहली चीज। और अरविंद केजरीवाल के अंदर क्या है कि समझ मोदी जी से थोड़ी ज्यादा है, थोड़े ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का बहुत असर पड़ता है और आईआईटी से पढ़ना, उसके बाद सिविल सर्विसेज क्रैक करना, तो उस आदमी को आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल कहेंगे। तो मैं लेकिन एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता, देखो, मैंने तो कोई दिमाग वाली बात है। मैंने तो कोई चाय बेचते हुए उनको भी देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा है। अब आप कुछ भी कह लीजिए, बट बोलने से भी पता चल जाता है। आप कभी 10 भाषण उठा के देखिए मोदी जी के और 10 भाषण उठा के देखिए अरविंद केजरीवाल के, तो बड़ा डिफरेंस आपको लगेगा। और आप ऐसे सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी को उस लेवल की पब्लिसिटी पाने में, उतना वक्त लगाने में, 3 बार सीएम रहने के बाद, आरएसएस का इतना बड़ा सपोर्ट मिलने के बाद वहां तक पहुंचना, और एक अरविंद केजरीवाल जो एक आंदोलन से निकल के पार्टी बनाने के बाद उस लेवल पे सफलता पाना, तो अरविंद केजरीवाल को आपको ज्यादा सफल मानना पड़ेगा। मानता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने कुछ समय में जो तरक्की की है वो बहुत बड़ी बात, हर किसी के बस की नहीं है। सोचना उतना मुश्किल है। सही बात है। तो आपका फेवरेट नेता अरविंद केजरीवाल है? हाँ, मतलब क्या, आपने 2 लोगों का नाम दिए तो उस हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और बहुत बच्चे आपको बहुत लाइक करते हैं। मैं पर्सनली भी आपको बहुत लाइक करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हमारा पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा।